हेलो गाइस, वेलकम टू डेली करंट कैप्सूल। दिस इज़ दिव्यांश और आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे आपकी बेस्ट 500 की सीरीज़, जिसके 2 पार्ट में हम ऑलरेडी 40 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और विदाउट एनी फर्दर डिले इससे आगे भी हम कंटिन्यू करते हैं। विच मिनरल इज़ असेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन एक हार्मोन होता है जिसे प्रोड्यूस करता है हमारा थायरॉयड ग्लैंड। इसकी शेप होती है बटरफ्लाई के जैसी सी और ये हमारी नेक में प्रेजेंट होता है, गर्दन में। और थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन के लिए आयोडीन मिनरल बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसकी कमी होती है आयोडीन की बॉडी में तो गॉइटर डिजीज़ हो जाता है, जिसे घेंघा रोग भी कहते हैं। उसमें गला आपको फूल के बहुत मोटा सा हो जाता है क्योंकि उससे थायरॉयड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाती है बहुत। तो ये याद रखना कि आयोडीन ज़रूरी है थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन के लिए। वहीं सोडियम ज़रूरी होता है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए। इसके बाद कैल्शियम को देखें तो इसका यूज़ होता है हड्डियों को मजबूत करने के लिए। और बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है विटामिन डी और कैल्शियम में। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन होता है जिसे हमारी बॉडी खुद प्रोसेस करती है। जब हमारी बॉडी को सनलाइट मिलती है तो ये अपने आप हमारी बॉडी में प्रोसेस होकर बनता है। और विटामिन डी हेल्प करता है हमारी बॉडी को कैल्शियम, जो एक मिनरल है, उसको अब्जॉर्व करने में। तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो आप चाहे कितनी भी कैल्शियम की गोलियां खा लो, आपकी हड्डियां मजबूत नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो ये याद रखना कि थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन के लिए आयोडीन ज़रूरी होता है। Whose birthday is celebrated as National Farmers Day in India on 23rd दिसंबर। 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है और ये जन्म दिवस होता है चौधरी चरण सिंह का। ये 5वें प्रधानमंत्री थे इंडिया के और अकेले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने कभी भी पार्लियामेंट फेस नहीं किया था। ठीक है, और डॉक्टर स्वामीनाथन का देखते हैं, इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। इंडिया के हैं ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, लेकिन अगर वर्ल्ड की बात की जाती है तो नॉर्मन बोरलॉग हैं। उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था 1970 में ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए ही। और इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1966-67 में। अब हम देखते हैं वर्गीस कुरियन, इन्हें जाना जाता है वाइट रेवोल्यूशन के लिए। इन्होंने ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया था, जिसके बाद इंडिया, जो एक टाइम पे मिल्क डेफिशिएंट नेशन था, वो आज के टाइम में दुनिया की सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने वाली कंट्री बन गई है। मास डेंसिटी ऑफ द सेकंड बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सेकंड बिगेस्ट प्लैनेट है कौन सा। सेकंड बिगेस्ट है सैटर्न। देखिए, आज के टाइम में 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, जिसमें शुरू के 4 जो हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इन्हें बोला जाता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्योंकि ये ठोस पत्थर के बने हुए हैं। उसके बाद जो बाकी के 4 हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये चारों को बोला जाता है गैस जाइंट्स क्योंकि इनमें डेंसिटी नहीं है, बहुत कम डेंसिटी है क्योंकि ये सब गैस के बने हुए हैं। अगर जैसे आप अर्थ के ऊपर या मार्स के ऊपर सरफेस के ऊपर खड़े हो जाते हैं, वैसे आप इनके ऊपर खड़े नहीं हो सकते क्योंकि वो पूरे गैस के बने हैं। आप इनके ऊपर जाके सरफेस पे खड़े होगे तो आप नीचे धंसते चले जाओगे, दूसरी तरफ से पार होकर निकल जाओगे क्योंकि सिर्फ गैस के बने हुए हैं, उनमें डेंसिटी नहीं है। तो सबसे कम डेंसिटी इनमें है सैटर्न की, जो कि सेकंड बिगेस्ट प्लैनेट है जुपिटर के बाद। ऐसी एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एस्टेरॉयड बेल्ट का, कि एस्टेरॉयड बेल्ट किन 2 प्लैनेट्स के बीच में से होकर गुजरती है। तो वो है मार्स और जुपिटर। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और गैस जाइंट्स, इन दोनों के बीच में से वो होकर निकलती है, मार्स और जुपिटर के बीच में से होकर। ठीक है, तो ये याद रखना, सबसे कम डेंसिटी होती है सैटर्न की। हीलियम गैस इज फिल्ड इन द बलून्स इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज। गैस के गुब्बारों में हम हीलियम गैस भरते हैं, हाइड्रोजन नहीं भरते। उसके पीछे रीज़न ये है कि हाइड्रोजन होती तो सबसे हल्की है, लेकिन वो फ्लेमेबल गैस होती है, आग पकड़ लेती है बहुत जल्दी से। लेकिन हीलियम इनफ्लेमेबल गैस होती है और गुब्बारों में हवा भरने के बाद बच्चे ही खेलते हैं उससे, तो वो कहीं आग ना पकड़ ले, इसलिए हाइड्रोजन उनमें नहीं भरी जाती, हीलियम भरी जाती है। हीलियम भी कंपैरेटिवली हल्की गैस होती है, लेकिन हाइड्रोजन से भारी होती है। सबसे हल्की हाइड्रोजन ही होती है, लेकिन हीलियम नॉन कंबस्टेबल गैस होती है, इसलिए वो यूज़ करी जाती है गुब्बारों में भरने के। स्टोरेज ऑफ विच एसिड लीड्स टू फटीग इन द बॉडी। हमारी बॉडी में फटीग का कारण यानी थकान का कारण बनता है लैक्टिक एसिड। होता यह है कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत अग्रेसिवली करते हैं और लंबे टाइम तक करते हैं, तो हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। लेकिन ऑक्सीजन तो हमारी बॉडी में लिमिटेड ही होती है, तो जितनी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में होती है वो प्रोवाइड करते रहते हैं मसल्स को। लेकिन जब वो ख़त्म हो जाती है तो हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसे लेते हैं और उसे ब्रेक डाउन करके पायरुवेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर वो पायरुवेट कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड की फॉर्म में। फिर उसके बाद ही आपको ऐसा लगता है कि जब आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली है कि मेरी मसल्स में सोरनेस आ रही है, स्टिफनेस आ रही है, दुख रही है,
तो वो लैक्टिक एसिड जमा होने की वजह से ही होता है। और ये वैसे ज़्यादा टाइम तक रहता भी नहीं है, एक्सरसाइज करने के आधे घंटे तक ही रहता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। नहीं होता तो आपको फिर रेगुलर इंटरवल्स में पानी पीते रहना चाहिए। वाटर इनटेक रेगुलरली होगा तो वाटर से भी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। दूसरा, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले और एक्सरसाइज करने के बाद, ख़त्म करने के बाद भी आपको बॉडी को कूल डाउन करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा वार्म अप करने के बाद ही आपको बैठना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने एक्सरसाइज ख़त्म करी और एकदम से बैठ गए। थोड़ा बहुत वार्म अप करो, हिलो डुलो, थोड़ा सा पानी वानी पियो, उसके बाद बैठना चाहिए। द पावर ऑफ अ लेंस इज मेजर्ड इन, ये SI यूनिट्स वाले क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी होते हैं, स्कोरिंग होते हैं, क्योंकि एक बार आप इन्हें याद कर लो तो फिर आप आसानी से भूलते नहीं हो इन्हें। तो ये पावर ऑफ अ लेंस ये नापी जाती है डायोप्टर्स में। इसके अलावा कुछ और भी SI यूनिट्स हैं जो हम देख लेते हैं अभी। जैसे लेंथ वो नापी जाती है मीटर में, मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट नापी जाती है एम्पियर में, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में, फोर्स न्यूटन में नापा जाता है, वेट भी न्यूटन में नापा जाता है। वहीं फ्रीक्वेंसी नापी जाती है हर्ट्ज में, इलेक्ट्रिक चार्ज कोलाम में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट में, इंडक्टेंस हेनरी में, कैपेसिटेंस फैरेड, रेजिस्टेंस नापी जाती है ओम्स में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस नापी जाती है सीमेंस में, मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर में, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टेस्ला में। दोनों में कंफ्यूज मत होना, मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर में है और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टेस्ला में है। एनर्जी जूल में नापी जाती है, वर्क भी जूल में नापा जाता है और हीट भी जूल में नापा जाता है। ये तीनों चीज़ जूल में नापी जाती हैं। पावर वॉट में, और रेडियो नापी जाती है बैक्करल में। ल्यूमिनस फ्लक्स नापा जाता है ल्यूमन में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी नापी जाती है कंडेला में और ल्यूमिनस फ्लक्स ल्यूमन में। इन दोनों में भी कंफ्यूज मत होना। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ SI यूनिट्स थे जो साथ के साथ हमने देख लिए। इनका बीच बीच में रिवीजन करना भी ज़रूरी है, उससे आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, फिर आप भूलोगे नहीं इन्हें। विच आर्टिकल इज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं पार्ट 3 में, आर्टिकल 12 से 35 में। उन 6 फंडामेंटल राइट्स में से एक है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जिनके बारे में हम आर्टिकल 29 और 30 में पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 29 तो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ के बारे में, जो इस क्वेश्चन में पूछा है। इस आर्टिकल के तहत माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन दी जाती है, लैंग्वेज की, उनके स्क्रिप्ट की, उनके कल्चर को, इन सब को प्रोटेक्शन दी जाती है। और आर्टिकल 30 में बात की गई है उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, कि वो अपने खुद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं और सरकार बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी एड ग्रांट करते टाइम कि ये एक माइनॉरिटी वाला इंस्टीट्यूशन है या नहीं। उन्हें भी उसी हिसाब से एड दी जाएंगी जैसे कि एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को दी जाती हैं। तो ये दोनों ही आर्टिकल 29 और 30 ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स हैं। और आर्टिकल 30 को तो चार्टर ऑफ एजुकेशन राइट्स भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। बेसिकली इसके 2-3 काम होते हैं। एक तो ये आयरन कंटेनिंग होता है, आयरन होता है इसके अंदर। दूसरा, ये रेड कलर प्रोवाइड करता है रेड ब्लड सेल्स को। उन्हें रेड ब्लड सेल्स बोला ही इसलिए जाता है क्योंकि उनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। और इसका मेन काम होता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, इसीलिए इसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोला जाता है। तडोबा नेशनल पार्क, नोन फॉर शेल्टरिंग टाइगर, पैंथर एंड बियर, इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तडोबा नेशनल पार्क एक बहुत फेमस नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में। वैसे तो और नेशनल पार्क भी हैं वहाँ पे, जैसे चंदोली नेशनल पार्क है, गूगामल नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क है, और भी हैं। एक पेंच नेशनल पार्क है, उसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होती है क्योंकि वो मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर पे है, लेकिन उसका ज़्यादातर पार्ट मध्य प्रदेश में आता है, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में भी आता है। अगर क्वेश्चन में आए कि पेंच नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है तो मध्य प्रदेश है उसका आंसर आएगा, लेकिन वो थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में भी आता है। बाकी के लिए आप ये याद रख लो, चंदोली, गूगामल, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव और तडोबा नेशनल पार्क, ये सारे महाराष्ट्र के नेशनल पार्क्स हैं। ह्यूमन कैन हियर साउंड इन रेंज ऑफ, ह्यूमन ईयर के लिए जो ऑडिबल साउंड होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। अगर 20 हर्ट्ज से नीचे होगी वो तो उसे हम कहेंगे इंफ्रासोनिक साउंड, जिसे खाली हाथी सुन सकते हैं, एलिफेंट, हम लोग नहीं सुन सकते उसे। और अगर वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हुई, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हुई, तो उसे हम बोलेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड,
जिसे कुत्ते बिल्ली ये सब सुन सकते हैं, चमगादड़ सुन सकते हैं, लेकिन हम नहीं सुन सकते। हमारे लिए होता है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक, यानी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। उसे बोला जाता है ऑडिबल साउंड। इसके अलावा आपने देखा होगा कि समुद्र में गहराई नापने के लिए सोनार का यूज़ किया जाता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का। तो उसमें भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है। और जो इंफ्रासोनिक साउंड्स होती हैं उनका यूज़ किया जाता है अर्थक्वेक का या फिर वोल्केनिक इरप्शंस का पता लगाने के लिए। अर्थक्वेक का तो उतनी जल्दी नहीं पता लगता, लेकिन वोल्केनिक इरप्शंस का पहले ही पता लग जाता है उससे। विच इज़ द हाइएस्ट गैलेंट्री अवार्ड गिवन टू इंडियन आर्म्ड फोर्सेस? इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में जो सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है उसे कहते हैं परमवीर चक्र। सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है परमवीर चक्र। इसके बाद आता है महावीर चक्र। इससे एक लेवल नीचे होता है वीर चक्र, फिर आता है अशोक चक्र, फिर कीर्ति चक्र और फिर शौर्य चक्र। इसका सीक्वेंस याद करना बहुत ज़रूरी है। कई बार पूछा गया है इसका, वो आगे पीछे करके लगा देते हैं कि इन्हें सीक्वेंस में लगाओ, तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा होता है इनमें परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र, फिर वीर चक्र, फिर अशोक चक्र, फिर कीर्ति चक्र और फिर शौर्य चक्र। विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड? कॉफी पोर्ट बोला जाता है सैंटोस को। यह आपको मिलेगा साओ पोलो, ब्राज़ील में। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की प्रोडक्शन ब्राज़ील में ही होती है और सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो इसी पोर्ट के थ्रू ही होता है, इसलिए इसे कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। और इंडिया में अगर कोई सी स्टेट है जहाँ पर कॉफ़ी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है तो वो है कर्नाटका। कर्नाटका में चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में एक हिल है, बाबा बूदनगिरी हिल्स, जो बहुत फेमस है कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए। और इंडिया में जितनी कॉफ़ी प्रोड्यूस होती है उसका 70% खाली कर्नाटका में ही होती है। तो इंडिया में लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट है कर्नाटका और पूरी दुनिया में कॉफ़ी पोर्ट है सैंटोस पोर्ट, ब्राज़ील का। A number of elements are available in Earth's crust, but most abundant elements are. अर्थ की क्रस्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई सा एलिमेंट होता है तो वो होता है ऑक्सीजन, 46.6%। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं है, तो हमारा सही आंसर होगा ELNFE, यानी कि एल्यूमिनियम और आयरन। सबसे ज़्यादा होता है ऑक्सीजन 46.6%, दूसरे नंबर पे आता है सिलिकन 27.7%, तीसरे नंबर पे आता है फिर एल्यूमिनियम 8.1% और चौथे पे आयरन 5%। लेकिन ऑक्सीजन और सिलिकन यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए हमें एल्यूमिनियम और आयरन पे टिक लगाना पड़ा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में है तो वो है ऑक्सीजन। ऐसे ये क्वेश्चन आता है मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन एटमॉस्फेयर, ये अर्थ क्रस्ट की बात चल रही है यहाँ पे, इसीलिए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर का पूछा जाएगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा नहीं है, वहाँ सबसे ज़्यादा होगी नाइट्रोजन 78%। ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे आती है 21% के साथ। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने के बाद ही आंसर करना कि अर्थ क्रस्ट लिखा है या एटमॉस्फेयर लिखा हुआ है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस गौतम बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन? गौतम बुद्ध, जिनका नाम था सिद्धार्थ, जो 563 BC में पैदा हुए थे, लुम्बिनी में, लुम्बिनी नेपाल में है, और ये शाक्य क्लैन में पैदा हुए थे। इन्होंने अपना पहला सरमन दिया था सारनाथ में, जिसे बोला गया है धर्म चक्र परिवर्तन। और अगर आखिरी सरमन का पूछा जाए कि लास्ट उपदेश इन्होंने कहाँ दिए थे, तो वो दिए थे कुशीनगर में, जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। महापरिनिर्वाण बोला जाता है उसे, और 483 BC में इनकी मृत्यु हुई थी। अब बुद्धिज़्म की हम बात कर रहे हैं तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली हुई थी 483 BC में ही, जिस साल इनकी मृत्यु हुई थी उसी साल राजगृह में हुई थी, अजात शत्रु ने करवाई थी और उनके प्रेसिडेंट थे महाकश्यप। दूसरी हुई थी 100 साल के बाद सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 BC में, ये हुई थी वैशाली में, काल अशोक ने करवाई थी और प्रेसिडेंट थे इसके सभाकमी। तीसरी हुई थी 255 BC में पाटलिपुत्र में, जो अशोक ने करवाई थी और मोगलीपुत्तिस इसके प्रेसिडेंट थे। और चौथी और आखिरी जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो हुई थी 72 AD में कुंदलवन कश्मीर में, कनिष्क ने करवाई थी ये, और वासुमित्र इसके प्रेसिडेंट थे। तो ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें ठीक से याद रखना। कुंवर सिंह वॉज अ लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन विच अमंग द फॉलोइंग मॉडर्न स्टेट्स? 1857 में जब रिवोल्ट शुरू हुआ था बैरकपुर से, जो मंगल पांडे ने शुरू किया था, उसे अलग अलग शहरों में अलग अलग लीडर्स ने लीड किया। तो बैरकपुर में तो मंगल पांडे थे ही, वैसे ही कुंवर सिंह और अमर सिंह ये थे बिहार में, दिल्ली में थे बहादुर शाह सेकंड, लखनऊ में थी बेगम हजरत महल और इनके बेटे थे बिरजिस कादिर,
कानपुर में थे नाना साहेब, इनके साथ तांतिया टोपे भी थे। तांतिया टोपे आपको ग्वालियर में भी मिलेंगे। बरेली में थे खान बहादुर खान। राजस्थान में थे जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह। रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी में। तो ये सारे मेन थे जिनके नाम आपको पता होने चाहिए और इनसे रेगुलरली क्वेश्चंस बनते हैं। लीस्ट रीजेनरेटिव पावर इज अ फीचर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में अगर सबसे कम रीजेनरेशन की पावर होती है तो वो होती है न्यूरॉन्स में, यानी ब्रेन सेल्स में। अगर दिमाग में किसी की चोट लगती है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वहाँ के सेल्स दोबारा से उसके डेवलप हो पाए। और सबसे ज़्यादा रीजेनरेशन पावर अगर होती है तो वो होती है लिवर में। ठीक है, तो ये दोनों ही याद रखना। सबसे लीस्ट जनरेटिव पावर होती है न्यूरॉन्स ब्रेन सेल्स में और हाईएस्ट जनरेटिव पावर होती है लिवर सेल्स में। द साइमन कमीशन वॉज फॉर्म्ड टू रिव्यू। साइमन कमीशन जो 1928 में आया था, इसके हेड थे सर जॉन साइमन और 7 इंग्लिशमैन आए थे। इसका मेन मोटिव था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो आए थे, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो आया था उसको रिव्यू करना। जब ये एक्ट आया था 1919 में तो ये बोला गया था कि 10 साल के बाद इसे रिव्यू किया जाएगा और उसमें देखा जाएगा कि इंडियंस की पार्टिसिपेशन ब्रिटिश पार्लियामेंट में बढ़ी है या नहीं बढ़ी। उसके बाद उसे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये 10 साल रुके भी नहीं और 1 साल पहले ही 1928 में ही साइमन कमीशन बना के इन्होंने भेज दिया। इसमें दिक्कत इंडियंस को ये थी क्योंकि उन्हें पता था कि एक तो पार्टिसिपेशन भी नहीं बढ़ी है, दूसरा जो ये कमेटी लेके आए थे 7 जनों की, उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। इसलिए साइमन कमीशन को बॉयकॉट करने की बात की गई थी, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक कोई इंडियन मेंबर उस कमेटी में नहीं होगा तो वो अपनी बात कैसे रख पाएंगे। इन अंग्रेजों को क्या पता कि हम इंडियंस को क्या चाहिए क्या नहीं, इसलिए इसे बॉयकॉट किया गया था। मोल इज एन एसआई यूनिट ऑफ, ये हम देख चुके हैं अभी एक प्रीवियस क्वेश्चन में। मोल एसआई यूनिट होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, और एक मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23, जिसे बोला जाता है एवोगेड्रोज नंबर। याद रखना इसे। हु सेड दीज वर्ड्स एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, डू और डाई। क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा, उन्होंने ही ये स्लोगन दिया था, डू और डाई, करो या मरो। हुआ ये था कि 1942 मार्च में क्रिप्स मिशन आया था। उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी और ये चाहते थे कि इंडियंस ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ें वर्ल्ड वॉर में। लेकिन गांधी जी को पता था कि ये इंडियंस की इंडिपेंडेंस को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, ये अपने काम निकलवा लेंगे और फिर बाद में सब भूल जाएंगे। इसलिए इन्होंने काफ़ी कोशिश करी थी मनाने की, लेकिन ये एक फेल्ड मिशन था, क्रिप्स मिशन जो था इनका। उसके बाद फिर अगस्त में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था, जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो का भी नारा दिया गया था। पर फिर भी ये उतना ज़्यादा सक्सेसफुल मूवमेंट रहा नहीं जितना ये हो सकता था, क्योंकि ज़्यादातर कांग्रेस के लीडर्स को जेल कर दिया गया था और कांग्रेस को भी एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, जिसके बाद कुछ अच्छे लीडर्स बचे ही नहीं थे इस मूवमेंट को लीड करने के लिए। इसलिए इसे लीडरलेस मूवमेंट भी बोला जाता है, क्विट इंडिया मूवमेंट को। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन एशियन गेम्स 2023। ये एशियन गेम्स हो गए, एशियन पैरा गेम्स हो गए, वर्ल्ड कप हो गया, ये सारे बड़े इवेंट्स हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं एग्जाम्स में, तो इन्हें अच्छे से याद करके जाना। इस बार जो एशियन गेम्स हुए थे वो हुए थे चाइना हांगझाऊ में, और इंडियन कंटिजेंट की अभी तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस थी इसमें। टोटल 107 मेडल्स हमने जीते थे इसमें, जिसमें कि 28 गोल्ड मेडल थे, 38 सिल्वर मेडल थे और 41 ब्रॉन्ज मेडल थे। वैसे ही अगर एशियन पैरा गेम्स का पूछा जाए तो उसमें भी 100 मेडल से ज़्यादा हमने जीते हैं। टोटल 111 मेडल्स उसमें हमने जीते हैं, जिसमें कि 29 गोल्ड मेडल हैं, 31 सिल्वर मेडल हैं और 51 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो दोनों याद रखना, दोनों चाइना हांगझाऊ में ही हुए थे, और एशियन गेम्स में तो 107 मेडल जीते हैं और एशियन पैरा गेम्स में 111 मेडल। ओके, तो आपके ये 20 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं तीसरे पार्ट के। टोटल 60 क्वेश्चन हो गए हैं आपके अभी और कई सारे पार्ट्स आने बाकी हैं, वो जल्दी जल्दी मैं लेके आऊँगा। तब तक आप इनका अच्छे से रिवीजन करना, मन लगा के पढ़ाई करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।